स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ एक्चुअली इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब आयोटा के बारे में आप पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आयोटा इटसेल्फ इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ से आप डिड्यूस करते हैं कि आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। और कुछ यहाँ लिस्ट में आपको और बना के दे रहा हूँ जो आपने याद रखनी है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर इंस्टेंस आयोटा क्यूब को आप डायरेक्ट याद रखें, ये इक्वल होता है माइनस आयोटा के। जब कैलकुलेशन करनी हो तो आप इसको डायरेक्टली माइनस आयोटा किया करें। इसी तरीके से आपने याद रखना है कि आयोटा रेज टू पावर 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको भी जब आप किसी क्वेश्चन में यूज़ कर रहे होंगे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फिर आप याद रखें कि 1 ओवर आयोटा अगर किसी कैलकुलेशन में आपको मिलता है दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और सेम इसी तरह अगर आपको किसी क्वेश्चन में -1 ओवर आयोटा कैलकुलेट करना पड़े तो आप इसको याद रखें ये हमेशा प्लस आयोटा के इक्वल होता है। तो ये हम कैलकुलेट नहीं करते, इनको एज अ रिजल्ट हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं। इसके बाद आयोटा की जो आपने पावर सॉल्व करनी, जो हम पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं इंटीग्रल पावर, इंटीजर्स। इंटीग्रल मीन इंटीजर पावर इसकी होंगी। तो इस केस में आप याद रखें आयोटा की आप कोई भी पावर ले लें, इंटीग्रल पावर ले लें, आपका आंसर हमेशा +-1 होगा या फिर +- आयोटा। इन चारों में से ही कोई आंसर होगा, इसके अलावा आपका कोई आंसर नहीं आ सकता अगर आप आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर सॉल्व करते हैं। अब आपको जिस तरह एफएससी में आप पढ़ कर आए हुए हैं आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना, उसमें आप करते ये थे कि पावर को ब्रेक करते थे, स्प्लिट करते थे इस तरह से कि आप उसको 2 का मल्टीपल बनाते थे, 2 के मल्टीपल के साथ उसको ब्रेक किया करते थे। एंटी टेस्ट में जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको डिफरेंट मेथड के साथ करना होगा, ट्रिक के साथ करना होगा। वो ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको आप याद रखें। ट्रिक इसका ये होगा कि आप याद रखें कि आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर हमेशा 1 होगा। आई मीन टू से आयोटा रेज टू पावर 4n इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आप इस पॉइंट को पिक करें और इस पॉइंट को पिक करके हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी क्वेश्चन में आपने सॉल्व करना है आयोटा रेज टू पावर 20, तो अब आप इसको एफएससी वाले मेथड के साथ ना करें कि 20 को पहले आप आयोटा स्क्वायर की पावर 10 लिखें, बल्कि स्ट्रेट अवे देखें कि 24 का मल्टीपल है। दिस मीन्स के आंसर इज डायरेक्टली इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप सॉल्व करें आयोटा रेज टू पावर 100, तो आप स्ट्रेट अवे करेंगे 100 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर करेंगे आप 1। फिर आप नेगेटिव में देख लें आयोटा रेज टू पावर -16 अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो नेगेटिव में भी चलेगा। अगेन द आंसर इज 1। और इसी तरह कहीं पर अगर आप आयोटा रेज टू पावर -36 कर रहे हैं तो 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो फिर इसका आंसर बनेगा 1 एंड एसेट्रा। तो यहाँ से जो बात आपने पिक करनी है कि इन चारों एग्जाम्पल्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रल पावर थी और 4 का मल्टीपल थी, तो आंसर हमेशा इसका क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब आप आए इससे आगे, अगर किसी केस में किसी क्वेश्चन में आपने आयोटा की पावर इस तरह से सॉल्व करनी है, फॉर इंस्टेंस आई एम हैविंग आयोटा रेज टू पावर 21। अब 21 स्टूडेंट्स यहाँ 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे। अब इस केस में ट्रिक आपको बताने लगा हूं कि अगर ये 4 का मल्टीपल नहीं है 21, तो आपने क्या करना है, आपने 21 को 4 पे डिवाइड करना है। अब 4 पे डिवाइड करना है, इसका ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप 21 को 4 पे डिवाइड करना है तो आप देखें क्या बनेगा, 4 5 20 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको आपने देखना है। रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो पॉइंट इसका ये है कि अब आप लिखेंगे आयोटा और इसकी पावर बनाए, तो यहाँ पर रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पर 1 है तो 1 इसकी पावर बनेगी, इनफैक्ट आयोटा इसका आंसर बनेगा। तो कंक्लूड आप यहाँ पर करेंगे कि आयोटा रेज टू पावर 21 का जो आंसर है बेसिकली वो आयोटा है। और इसको आपने अपनी मेंटल कैलकुलेशन के साथ किया कि 21 को 4 पे डिवाइड करें और हमेशा 4 पे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम उसकी पावर बना लिया करेंगे, तो शॉर्टकट इसका बन जाएगा। फॉर इंस्टेंस फिर से आप इसको देखें, अगर हम किसी क्वेश्चन में आयोटा रेज टू पावर 23 सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप देखें 23 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, 23 को 4 पे डिवाइड करें। जब आप 23 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके माइंड में रिमाइंडर क्या आ रहा है, ऑब्वियसली 3 आ रहा है। तो वो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको आपने आयोटा की पावर बनाना है। और आप जानते हैं कि आयोटा क्यूब, अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा क्यूब इज डायरेक्टली इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो यही इसका आंसर बनेगा।
तो इस तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करते जाना है और डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको देखते जाएंगे। ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताई हैं इसमें पावर थी पॉजिटिव और 4 का मल्टीपल नहीं थी। अब फॉर इंस्टेंस आपके पास किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आयोटा रेज टू पावर 39 कर लें आप या 38 कर लें। अब आप देखें कि आयोटा रेज टू पावर 38 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल नहीं है। फिर से आप क्या कर रहे हैं अपने माइंड में 38 को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं। जब आप 38 को 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जो आपके माइंड में आएगा वो 2 आएगा और वो जो रिमाइंडर है वो आपने आयोटा की पावर बना लेना आयोटा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। अब आप देखें इन एग्जांपल्स के अंदर जो डिफरेंट मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई हैं यहाँ जो पावर्स थी मैंने पॉजिटिव ली हैं। अब हम एक नेगेटिव के साथ इसको देखते हैं। फॉर इंस्टेंस किसी क्वेश्चन में आपने आयोटा रेज टू पावर -19 सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं कि 19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 और दूसरी बात यहाँ नेगेटिव भी लगा हुआ है। तो इसको मैं यूँ एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले तो लिखें आप यहाँ अगर आयोटा लिख रहे हैं और इसकी जो नेगेटिव है इस नेगेटिव को आप यहाँ लिख लें, नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर लें। अब आपने फोकस करना है सिर्फ 19 के ऊपर। अब 19 को आप देखें कि 19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर आप 19 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके माइंड में रिमाइंडर फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो फिर आपने यहाँ उस रिमाइंडर को लिख लेना है। तो इनफैक्ट ये बनेगा -3। अब आपने आयोटा रेज टू पावर -3 को सॉल्व करना है तो इसको कर लेते हैं। अभी हम रिजल्ट्स देख चुके हुए हैं कि दिस बिकम्स 1 ओवर आयोटा क्यूब और मैं आपको बता चुका हूं कि आयोटा क्यूब इज डायरेक्टली इक्वल्स टू माइनस आयोटा और मैं बता चुका हूं -1 ओवर आयोटा दिस वन। यहां पर आपने उसको देखा लिस्ट के अंदर कि -1 ओवर आयोटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू आयोटा। तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर बन जाएगा आयोटा। तो इस तरीके से आप आसानी से इन पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई अगेन। अगर किसी क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हैं आयोटा रेज टू पावर -98 तो आप फिर देखते हैं कि 98 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। आप आयोटा लिखते हैं, माइनस को यहाँ शिफ्ट करते हैं और सिर्फ 98 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आपके माइंड में आएगा वो 2 आएगा। तो दिस बिकम्स आयोटा रेज टू पावर -2। अब आप इसको लिखेंगे 1 ओवर आयोटा स्क्वायर और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 है, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ओवरऑल इसका आंसर जो है वो -1 बनेगा। किसी और केस के अंदर आप सॉल्व करते हैं, सपोज करें आयोटा रेज टू पावर -33 तो फिर से आप नेगेटिव को यहां शिफ्ट कर दें, 33 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो आयोटा रेज टू पावर -1 विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 ओवर आयोटा एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस आयोटा जो मैं आपको यहां दिखा चुका हूं। तो इस तरीके से पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेग्रल पावर हो, 4 का मल्टीपल हो तो आंसर हमेशा आपका 1 होगा इस रिजल्ट के मुताबिक। और अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो फिर आपको ट्रिक ये बताया कि आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आ जाएगा उस रिमाइंडर को आपने आयोटा की पावर बनाकर उसको सॉल्व कर लेना है। पॉजिटिव में भी देख लिया आपने और इसको नेगेटिव में भी देख लिया। अब आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकें। फिर यहाँ पर एक और फॉर्म है क्वेश्चन की। अगर हम क्वेश्चन लिखें आयोटा रेज टू पावर, सपोज आप करें 98 प्लस आयोटा रेज टू पावर 99 प्लस आयोटा रेज टू पावर 100 प्लस आयोटा रेज टू पावर 101 इज इक्वल टू। तो एक तो एंटीटेस्ट का ये क्वेश्चन बनता है कि वो सिंपल इनमें से कोई भी आपसे आयोटा की कोई पावर पूछ लें, बड़ी पावर्स भी आएंगी और इन पावर्स को सॉल्व करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। इसी तरह अब ये सीरीज बनी हुई यहाँ पर और इस सीरीज में फॉर इंस्टेंस यू आर हैविंग द ऑप्शंस 0 आयोटा -1 एंड +1। एक और पॉइंट स्टूडेंट्स आपने नोट किया कि हमने यहाँ जितनी भी पावर सॉल्व की हैं आयोटा के इंटीग्रल पावर, तो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपका आंसर +-1 होगा या +- आयोटा, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। आप नोट कर रहे हैं कि इन तमाम कैलकुलेशंस के अंदर कहीं पर आपका आंसर -1 होगा, कहीं +1 है, कहीं आयोटा है और कहीं माइनस आयोटा है, तो इनके अलावा कोई आंसर नहीं आया। अब आप इस सीरीज को सम अप करना जा रहे हैं तो आप में से कुछ लोग इसमें ये करेंगे कि पहले इसको इंडिविजुअल सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको इंडिविजुअल और चारों को इंडिविजुअल सॉल्व करके जो आंसर है उनको सम अप कर लेंगे और ये बिल्कुल ठीक होगा, इसमें गलत नहीं होगा। आयोटा रेज़ टू पावर 98 है, 98 4 का मल्टीपल नहीं, उसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। फिर इसी तरह 99 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 3, आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा बनेगा। 104 का मल्टीपल है तो इसका मतलब आयोटा रेज़ टू पावर 101 बनेगा। ये 1 और ये -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से आयोटा 101 को आप सॉल्व करें तो 101 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 यानी आयोटा
ये वाला आयोटा और ये माइनस आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो इन चारों के जो आंसर्स आएंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर बनेगा 0, जो कि ऑप्शन में अगर आप देखें तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। लेकिन मैं आपको इसका एक और आसान तरीका बताता हूँ, बजाय कि आप अलग अलग सबको सॉल्व करें तो इसका एक आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस आप इसको लिख लें, whenever you have a series in the form of iota और 4 आयोटा हो और पावर इनकी कंसेक्यूटिव नंबर हो, जैसे कि आप यहाँ कंसेक्यूटिव देख रहे हैं, तो जनरली मैं यूं लिखता हूँ कि आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3। अब अगर आप नोट करें तो जो पावर्स लिखी मैंने ये सारी कंसेक्यूटिव लिखी हुई हैं और ये 4 आयोटा हैं, तो याद रखें इसका सम हमेशा 0 होगा और यहाँ पर n बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब इस ट्रिक के साथ स्टूडेंट्स आपके पास जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रेट अवे आप उसका आंसर 0 कर देंगे। लेकिन जो कंडीशन मैंने बताई उसको याद रखिएगा, ये 4 होना जरूरी है, क्योंकि खुद सोचें अगर ये 4 हैं तो 4 का मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा ये सारे सम होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस किसी क्वेश्चन में अगर आपको 3 नजर आते हैं, 3 हैं, तो फिर आप इंडिविजुअली सॉल्व कर लें, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, इंडिविजुअली इनको सॉल्व करके फिर सम अप करके देख लें क्या इसका आंसर है। अब अगर आप इसको नेगेटिव में देखना चाहते हैं तो नेगेटिव वाले केस में फॉर इंस्टेंस इफ वी हैव आयोटा रेज टू पावर -19 प्लस आयोटा रेज टू पावर -20 प्लस आयोटा रेज टू पावर -21, तो अब आप इतने स्किलफुल हो गए हैं कि आप इसके अंदर एक टर्म और भी ऐड कर लें, आयोटा रेज टू पावर -22। अब आप इतने स्किलफुल हैं कि यू आर ऑब्जर्विंग कि वी आर हैविंग 4 आयोटा और इनकी जो पावर्स हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट। तो जब आप इसको सम करेंगे और इसी प्रॉपर्टी के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे आपका आंसर क्या बन जाएगा, इसमें 0 बन जाएगा। जो बात आपको यहाँ बताई वो ये कि अगर पावर्स नेगेटिव हों तो इवन देन दिस फॉर्मूला वर्क्स, जो ट्रिक आप देख रहे हैं वो फिर भी वर्क करेगा। तो आपको इस तरीके से भी इसको याद रखना होगा। इसके बाद एक और फॉर्म बनती है क्वेश्चन की जिसमें आयोटा अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दैट इज वेरी इजी टू हैंडल। फॉर इंस्टेंस अगर आप इसको यूँ देखते हैं, वी आर हैविंग आयोटा रेज टू पावर 1, आयोटा रेज टू पावर 3 एंड देन वी हैव 4, लेट्स सपोज 5 एंड लेट्स सपोज 10। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में हमारे पास वी आर हैविंग माइनस आयोटा 0, देन वी हैव आयोटा एंड देन वी हैव 1। अब आप देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें आप मिस्टेक ना कीजिएगा, जो ट्रिक मैंने आपको बताया वो एडिशन के लिए बताया है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये ट्रिक इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरी बात आप देखें मल्टीप्लिकेशन में जो मैंने पावर्स ली हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं है, रैंडम पावर्स हैं, लाइक 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 10 है। तो इनमें पावर्स के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ, उस तरह से कोई रूल नहीं है, ये मैंने बिल्कुल रैंडम लिखी हुई यहाँ पर। करेंगे आप इसको कैसे करना, आपने ये कि रूल आपको पता है मैथमेटिक्स का कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। बस इस रूल के साथ आप इसे हमेशा किया करें कि यहाँ बेसिस सेम है, पावर्स को आपने ऐड कर देना है। सो फाइनली वी विल गेट आयोटा रेज टू पावर 15, 19, 22 एंड 23। सो मैंने इसको सम अप कर लिया, आई एम हैविंग आयोटा रेज टू पावर 23। अब आयोटा 23 को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 23 4 का मल्टीपल नहीं, आप इसको 4 पे डिवाइड कर लें। रिमाइंडर आपके माइंड में जो आ रहा है वो ऑब्वियसली 3 आ रहा है, एंड यू नो आयोटा क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस आयोटा, और आप ऑप्शंस में देखें तो फॉर श्योर इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स, वो आयोटा की पावर्स को सॉल्व करने के ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं जो आपको बताए हैं। आपकी बुक पे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1.2 में भी हैं, 1.3 में भी हैं, जिसमें उसने आयोटा की पावर आपसे सॉल्व करवाई हुई है। और इसके अलावा किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट है ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को जो है वो इंक्रीज करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स इसमें बनेगा दैट वुड बी लाइक, हम कुछ थ्योरम्स की बात करने लगे हैं और कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करने लगे हैं। ये प्रॉपर्टीज जो हैं दीज आर रेलिवेंट टू conjugate and modulus of complex number. So properties of conjugate and modulus of complex number, right? अब आप देखेंगे इससे पहले आप पढ़ चुके हुए हैं कि what is conjugate and what is modulus. अब हम सिर्फ उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं,
और आप नोट करें कि आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 21 है, उस पर कुछ थ्योरम्स आपको दिए हुए हैं, वहाँ पर हेडिंग है थ्योरम्स की। ये वही थ्योरम्स हैं जो इस वक्त मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, और आपको मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि ये जो बुक पे थ्योरम्स हैं, 7 थ्योरम्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से विद स्टेटमेंट याद रखना है। सम टाइम ये थ्योरम्स पूछ लेते हैं और सम टाइम इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो जो लिस्ट है पूरी 7 थ्योरम्स की, उनको आपने गो थ्रू करना है। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ कुछ डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप पास क्वेश्चन है कि इफ z equals to -1 minus square root 3 iota, then value of minus z conjugate mod is। अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। वी आर हैविंग -2, 2, 0 और 4। तो इट्स सिंपल टू कैलकुलेट, क्योंकि आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपने माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब आप में से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले जेड हमें दिया हुआ है, हम पहले से कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से दोनों के साइन फिर चेंज हो जाएंगे, और फिर जो आंसर आएगा हम उसका मॉड ले लेंगे। मॉड में आप रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके सम अप करके स्क्वायर रूट लेते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू एंटी टेस्ट तो फिर आपका टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा, एंड वी आर लुकिंग फॉर सम शॉर्ट ट्रिक्स, राइट। तो अब मैं इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन में एडवाइस करूंगा कि ये सारी जो कैलकुलेशन अभी मैंने बताई है ये हम नहीं करेंगे, ना हम z कॉन्जुगेट लेंगे, ना हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ना हम उसको बाद में मॉड लेंगे। हम स्ट्रेट अवे क्या करने जा रहे हैं, हम स्ट्रेट अवे जो क्वेश्चन में z आपको दिया हुआ है बस इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट्स ऑल, वी विल गेट द आंसर। कैसे? आप मॉड कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ से 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आपका आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी +2। और ऑप्शन में आप देखें बीटा आपका आंसर बनेगा। अल्फा आपने नहीं करना, प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉड की बात कर रहे हैं। और मॉड मैंने कल आपको बताया था लास्ट टाइम कि मॉड इज बेसिकली डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, इसको आप नेगेटिव नहीं लेते। अब पॉइंट ये है कि मैंने इसमें z मॉड क्यों कैलकुलेट कर लिया है, उसका आंसर मैं बता रहा हूं। आपने प्रॉपर्टी पढ़नी है कि प्रॉपर्टी के मुताबिक हम पढ़ चुके हुए हैं कि z मॉड माइनस z मॉड, z कॉन्जुगेट मॉड और माइनस z कॉन्जुगेट मॉड, स्टूडेंट्स ये सब के सब इक्वल होते हैं। तो अब आप नोट करें, अगर क्वेश्चन में उसने ये वाली फॉर्म पूछी हुई थी तो मैंने अगर ये कैलकुलेट कर दिए तो ये सब इक्वल है। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको एडवाइस भी की है पेज नंबर 21 के ऊपर पढ़ने के लिए। तो सम टाइम प्रॉपर्टी और सम टाइम उसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो टाइम सेविंग टेक्निक मैंने आपको बताई है कि हम सिर्फ यहाँ z मॉड कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से आप देखें किसी और क्वेश्चन के अंदर, इफ वी हैव अ स्टेटमेंट लाइक दिस, आपको कैलकुलेट करना है 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा मॉड इज इक्वल्स टू, राइट। अब आपने ये डिवीजन है और डिवीजन के ऊपर आपने एक मॉड कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस वी आर हैविंग। हम लिखते हैं इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 13, बीटा में 5/13 स्क्वायर रूट, चार्ली 5/13 स्क्वायर रूट, और डेल्टा वी आर हैविंग नन ऑफ दीज, राइट। अब आप देखें कि जो पॉइंट आपके माइंड में इस वक्त आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो ये है कि पहले आप इसको डिवाइड करना चाह रहे होंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर आप उसका मॉड ले लेंगे। अब डिवीजन करने के लिए आपको जो मैं प्रीवियस लेक्चर में ट्रिक बता चुका हूँ डिवीजन का, अब वो अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई करके इसका मॉड ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगेन हमें इससे ज़्यादा स्मार्टर वे पे जाना है, इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड के ऊपर जाना है। तो ना हम इसको डिवाइड करेंगे और ना डिवाइड करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉड लेंगे, बल्कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपली ये करेंगे कि जो मॉड आप देख रहे हैं इस मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें न्यूमरेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। आई मीन टू से कि मैं इसको यूँ करने जा रहा हूँ 1 + 2 आयोटा इसका मॉड और डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा इसका मॉड। अब आप इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 1 5 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर का मॉड कैलकुलेट करेंगे तो 9 + 4 दैट बिकम्स 13 स्क्वायर रूट। तो अब आप देखें स्ट्रेट अवे आपको आंसर मिल गया 5 स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर रूट इज एक्चुअली चार्ली, इसका आंसर बन रहा है 5/13 होल स्क्वायर रूट, आप इसे लिख सकते हैं।
तो अगर हम इसको डिवाइड करते और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिंपली इसके साथ चलेंगे तो आप स्ट्रेट अवे इसका आंसर लिख रहे हैं। ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरीके से कि आपने फिर से प्रॉपर्टी पढ़ रखी हुई है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल मॉडुलस इज एक्चुअली इक्वल टू Z1 mod divided by Z2 mod provided that Z2 is not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्हीं के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया और ये प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको एडवाइस की हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो कुछ आइडियाज़ आपको मिले हैं, कुछ हिंट्स आपको मिल रहे हैं कि क्वेश्चन वो कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और इन थ्योरम्स के ऊपर। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा तो मल्टीप्लिकेशन पे भी मॉड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जब आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे जो मैंने आपको बताई है तो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म की भी समझ आ जाएगी। अब आप देखिए इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक और प्रॉपर्टी है जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपने पढ़ रखी हुई है। और प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है कि Z1 mod माइनस Z2 mod इज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 mod is less than equal to Z1 mod plus Z2 mod. Students, this is important rule, important property जो इस वक्त आप देख रहे हैं और इसमें बुक के ऊपर भी आपने इसको प्रूफ भी किया हुआ है। हमने यहाँ प्रूफ तो ऑब्वियसली नहीं करना, लेकिन इस स्टेटमेंट को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। अब आप देखें कि ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं Z1 प्लस Z2 का मॉड, एंड मॉड इज डिस्टेंस, ये जो क्वांटिटी है ये इससे ग्रेटर इक्वल हो सकती है और इस क्वांटिटी से लेस और इक्वल होगी। तो ये जो क्वांटिटी है इन दोनों के दरमियान में है, सैंडविच हुई हुई है, राइट। अब आप क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करें कि यहाँ से हम क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि इटसेल्फ इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है, इटसेल्फ ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आप याद रखें कि इसी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं इसका Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, इतने पार्ट को आपने याद रखना है। इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो फिर ऑप्शन में इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को। इसको आपने एज अ रिजल्ट याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं उसके ऊपर। फॉर इंस्टेंस इफ यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस, इफ Z1 mod is equals to 10 और Z2 mod is equals to 15, then least possible value of Z1 plus Z2 mod is, we are having the options -5, then 25, then we are having +5 and then we are having 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने देखनी है। हमारे पास Z1 मॉड भी है, Z2 मॉड भी है। आपने बतानी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू किसकी, Z1 प्लस Z2 मॉड की। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब इसके लिए मैं आपको इसका जो ट्रिक है, जो प्रॉपर्टी मेथड है वो बताने लगा हूँ, उसको देखिएगा। ये जो अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये वाली जो क्वांटिटी है वो हमेशा इससे ग्रेटर होगी और इक्वल होगी, यानी इससे लेस नहीं हो सकती, इससे हमेशा ग्रेटर इक्वल होगी, इससे लेस होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये इसके लिए सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू बनेगी। आई मीन टू से कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इस केस के अंदर Z1 प्लस Z2 की अगर आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी जाए, मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, सो दिस इज एक्चुअली लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आप ये कैलकुलेट करेंगे। किसी और क्वेश्चन में अगर आपसे इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, लार्जेस्ट वैल्यू पूछी जाए, तो फिर आपको समझ आ गई कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी से लेस और इक्वल, इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, मैक्सिमम यहां तक जा सकती है। तो फिर ये जो आप देख रहे हैं इसके लिए ये जो क्वांटिटी है ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगी, लार्जेस्ट वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। तो आपको बता ही रहा हूं कि दिस वन इज एक्चुअली, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके आपको देगा।
तो ये दोनों बातें अब आपने याद रखनी है। मैंने इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा हुआ है वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती थी। अब लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। इस क्वेश्चन में Z1 मॉड Z2 मॉड आपको गिवन है, सो कैलकुलेट आप क्या करेंगे, Z1 mod minus Z2 mod, which becomes Z1 is actually 10, Z2 mod is actually 15, so that is going to be -5। तो -5 यहाँ से मिल रहा है। याद रखें -5 इसकी अल्फा ऑप्शन है, लेकिन ये गलत है, ये आई कैचर है। अगर आप इसमें -5 आंसर करेंगे तो वो ऑब्वियसली गलत होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि अगर हमने इसको इसके साथ किया, प्रॉपर्टी के साथ किया, तो फिर प्रॉपर्टी जब -5 दे रही है तो -5 गलत क्यों है। आपको याद है, मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि ये जो आप Z1 + Z2 कर रहे हैं मॉड दिस वन, ये एक्चुअली डिस्टेंस है। आप एक क्वांटिटी, एक डिस्टेंस की लीस्ट वैल्यू बताने जा रहे हैं, और डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फिर उसकी लीस्ट वैल्यू भी नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकती। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मैंने आपको बताए हुए, तो स्ट्रेट अवे ये तो कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर आपने ऑप्शन में से एलिमिनेट करना होता सबसे पहले आप इसी को एलिमिनेट करते, कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब अगला पॉइंट ये है कि फिर ये जो हमने प्रॉपर्टी के साथ कैलकुलेट किया, इसमें से ये वैल्यू क्यों प्रोड्यूस हो रही है जो कि इसका आंसर नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि हमने अभी तक जो प्रॉपर्टी लिखी है वो सही तरीके से नहीं लिखी। आपकी बुक पे भी प्रॉपर्टी ऐसे ही लिखी हुई है, लेकिन याद रखें इसको और बेहतर तरीके से लिखने की ज़रूरत है। और वो बेहतर तरीका ये है कि आप इस साइड पे जो क्वांटिटी देख रहे हैं इसके ऊपर एक और मॉड लगाएं। जब इसके ऊपर आप एक और मॉड लगाएंगे तो अब ये प्रॉपर्टी अपनी बेहतरीन फॉर्म के अंदर आ चुकी हुई है। इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए। जब आप यहाँ मॉड लगा लेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आपसे ये मिस्टेक कमिट नहीं होगी। अगर वहाँ मॉड लग गया तो ऑब्वियसली फिर मैं यहाँ पर भी मॉड लगाऊंगा, और जब यहाँ मॉड लगाएंगे तो यहाँ पर भी मॉड आ जाएगा, और इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर भी मॉड आएगा, और जब यहाँ पर मॉड आ जाएगा तो आप जानते हैं कि -5 का जो मॉड है वो हमेशा +5 होता है। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि प्रॉपर्टी के अंदर हमने उस साइड पे मॉड को क्यों वहाँ पर इन्वॉल्व किया, और वहाँ उसका होना क्यों ज़रूरी है, ताकि इस तरह की मिस्टेक कमिट ना हो सके। तो +5 दिस मीन्स के चार्ली इसका आंसर बन रहा है, -5 इससे गलत आंसर बनेगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती, लार्जेस्ट वैल्यू पूछी होती, तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 15 + 10 क्या पता 25, उस केस में इसका आंसर बनता बीटा यानी 25 बनता। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस तरीके से भी हमने इन क्वेश्चंस को देखना होता है। अब हम प्रॉपर्टी से आगे चल रहे हैं, और एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, और ये अक्सर एंट्री टेस्ट के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम है। और मैं पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 4 - 5 आयोटा इज। स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है कि आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। अच्छा, ये भी नोट कर लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समटाइम वो रेसिप्रोकल भी कहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ, तो भी आप यही करेंगे। एनीवेज, अब हम इसके ऑप्शंस की तरफ आते हैं, और अल्फा ऑप्शन हमारे पास बनती है 4 + 5 आयोटा ओवर 41 स्क्वायर रूट, बीटा ऑप्शन 4 - 5 आयोटा ओवर 41, and Charlie option 4 - 5 iota over 41 square root, and delta is 4 + 5 iota over 41, let's say। अब आप देखें इन ऑप्शन में से कोई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आप एफएससी के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ चुके हुए हैं कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दैट इज फॉर इंस्टेंस a + b आयोटा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, विच इज एक्चुअली z⁻⁻1 या 1/z आप कर लें। तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है कि आप इसे लिखते थे a/a² + b², ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख रहा हूँ, -b/a² + b²। तो आपको याद है कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, और आप इसको एज अ फॉर्मूला यूज करते थे। ए इसमें रियल पार्ट है, बी इसमें इमेजिनरी पार्ट है, तो ये ए और बी की वैल्यूज पुट करने से आपको आंसर मिलता है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए 4 है और बी की जगह पर -5 आप पुट करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वी आर गोइंग विद अनदर मेथड जो कि इससे ज़्यादा शॉर्ट है, शॉर्टकट मेथड है, उसकी तरफ हम चलेंगे। और उस मेथड के साथ सम टाइम
इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट कैलकुलेटिंग हम अपना आंसर ढूंढ लिया करें। वी हैव टू सेव टाइम एक्चुअली इन एंटी टेस्ट। अब वो मैं क्या करने लगा आप उसको देखें, मैं इसमें ये करने लगा हूँ कि मैं इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करता हूँ सबसे पहले, यानी मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। आई राइट 4 + 5 आयोटा जो कि इसका कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट को डिवाइड करूंगा मॉड के स्क्वायर के ऊपर। अब इसका मॉड आप लेंगे तो ये बनेगा 16 और 25 को ऐड कर लेंगे तो बनेगा 41, और उसका स्क्वायर मैंने कहा है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 41 बचेगा। अब आप देखें हाउ इज दैट, विद इन फ्यू सेकंड्स मेंटल कैलकुलेशन के साथ आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, जो कि ऑप्शन में इस वक्त आपको नजर आ रहा है डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर है। डिफरेंट फॉर्म हो सकती है ऑप्शन में, हो सकता है आपको यूँ लिखा हो 4/41, 5/41, इसको अलग अलग करके लिखा हो, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। एक्चुअल पॉइंट ये है कि हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लें, और आंसर हमने कैसे फाइंड आउट किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट को डिवाइड किया मॉड स्क्वायर के ऊपर। तो इस फॉर्मूले को आप याद जरूर रखें, लेकिन जब आपने क्वेश्चन करना है तो आपने इस तरीके से करना है। अभी जो मैंने कहा है, ये शॉर्टकट जो आपको बताया है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसका ट्रिक अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, लाइक आपने जेड इनवर्स फाइंड आउट करना है, राइट, तो आपको मैंने क्या कहा, आप कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट को डिवाइड कर देंगे मॉड स्क्वायर पे, एंड ऑब्वियसली z इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट है जो मैंने यहाँ कैलकुलेट भी करके आपको दिखा दिया, आप इसको याद भी रखेंगे और इसको प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, तो ऑब्वियसली दिस विल वर्क फॉर यू। और मैंने आपसे कहा दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस कर लिया, और ये अगेन ये क्वेश्चन आपको 1.2 में भी दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के 1.3 में भी दिए हुए हैं। यू हैव टू पिक द क्वेश्चंस और आपको उनको प्रैक्टिस करना होगा अच्छे तरीके से, और ऑब्वियसली किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। Now students, we are going on the next topic of this chapter, और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलर फॉर्म को, राइट। आप पढ़ चुके हैं पोलर फॉर्म के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि पोलर फॉर्म के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो हैं वो देखे जाते हैं टेस्ट के अंदर। तो वी आर डिस्कसिंग दैट पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको यूँ भी नोट कर लें कि पोलर फॉर्म को सम टाइम हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, दिस इज एक्चुअली पोलर फॉर्म। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो आपको अगर कभी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे तो ऑब्वियसली दैट मींस वो पोलर फॉर्म आपसे पूछ रहा, राइट। अब पोलर फॉर्म है क्या, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i की फॉर्म के अंदर, और आप इसको पढ़ते हैं यूजुअली साइंसेस के अंदर कि x किसी ट्राइंगल के साथ अगर आप बनाकर राइट एंगल ट्राइंगल से बनाकर देखते हैं तो x उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और अगर थीटा वहां पर एंगल है तो फिर हम कहते हैं x = r cos थीटा, और y जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं दैट इज r sin थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप पढ़ते हैं, यही काम आपने यहाँ पर करना है कि इसमें x की जगह के ऊपर आप रिप्लेस कर दें दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और y की जगह पर आप रिप्लेस करेंगे r sin थीटा। सो दैट्स ऑल। आप इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे तो ये बनेगा r कॉमन, दैट बिकम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं इसी को एक्चुअली आप पढ़कर आए हुए हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के मैंने रिजल्ट्स बता दिए हैं ये जनरली आप लोग जानते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, हम इसको r सिस थीटा भी कहते हैं। आपकी बुक पे फर्स्ट एफएससी में तो उसने इसको यूज नहीं किया, लेकिन एंटी टेस्ट में वो यूज कर लेता है सिस थीटा। अब c कॉस का है, i आयोटा का है, s साइन का, थीटा उसका एंगल है। अब आप इसमें नोट करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब आपने पोलर फॉर्म बनानी है तो दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ नजर आ रही है, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, वैल्यू ऑफ r एंड वैल्यू ऑफ थीटा। यानी जब हम पोलर फॉर्म बनाने जाएंगे तो बेसिकली हम दो चीज़ों को देख रहे होंगे, हम r फाइंड आउट करेंगे और थीटा फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए आप देखते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि r इज बेसिकली x² + y² स्क्वायर रूट, और थीटा दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x। y इमेजिनरी पार्ट है और x इसका रियल पार्ट है। So this is how you can find the values of r and theta if x and y are given, right? और अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास r और थीटा गिवन हो और आपने x और y फाइंड आउट करना हो तो फिर ये रिलेशंस मैंने आपको बता दी हैं, r थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो x और y निकल आएंगे, यानी
पोलर से आप किस में चले जाएंगे, एक्स और वाई में चले जाएंगे, कार्टेशियन में चले जाएंगे। और यहाँ पर आप क्या करें, एक्स और वाई गिवन है और आपने आर और थीटा फाइंड आउट करना है। आर और थीटा हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली पोलर फॉर्म बनाने के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पर नोट करें, ये थीटा जो एंगल है इसको बेसिकली हम कहते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने इसको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है जी। अभी आर्गुमेंट के ऊपर हम और भी बात करेंगे फर्दर, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसको सिंपल आर्गुमेंट के साथ याद रखें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा हो, लाइक वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज। अब इसकी पोलर फॉर्म हमने बतानी। सो लेट्स look into the options. We are having 2 cis 30 degree, or we are having 2 cis 60 degree, or we are having square root of 2 cis 30 degree, square root of 2 cis 60 degree. अब आप देखें कि मैंने cis लिखा हुआ और cis आपको मैंने बता दी कि बेसिकली यही फॉर्म है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसकी पोलर फॉर्म बनाने के लिए आप फौरन जो चीज़ कैलकुलेट करेंगे अपने माइंड में, वो आर और थीटा है। अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं तो व्हाट इज आर, एक्चुअली दिस वन, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 3 ऑब्वियसली आ जाएगा, तो ओवरऑल आप देखें 2 बन जाएगा, राइट, R2 निकल आया। और फिर आप थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब आप इसमें वैल्यूज को प्लग इन करें, y इसका इमेजिनरी पार्ट है विच इज एक्चुअली स्क्वायर रूट 3 इन दिस केस, x रियल पार्ट विच इज एक्चुअली 1। आप जानते हैं tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, दैट इज 60 डिग्री। सो दिस मीन्स कि थीटा 60 है, R2 है। अब आप ऑप्शंस की तरफ आ जाएं, तो ये दोनों ऑप्शन चार्ली और डेल्टा तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 यूज हुआ है। अब आप अल्फा और बीटा में देखें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन हमने थीटा कैलकुलेट किया आर्गुमेंट 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ऑप्शंस के अंदर जो आपका आंसर बनेगा कैलकुलेट करके वो बीटा बनेगा। अब आपको करना ये है कि आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अच्छी तरह से पोलर फॉर्म बना के तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में वी आर हैविंग लाइक दिस कि अगर हम सिंपली इसमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमसे पूछा जाए, तो अब हम इसके आर्गुमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। और आर्गुमेंट के अंदर फॉर इंस्टेंस अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में नजर आए, ए आर जी ऑफ 1 प्लस आयोटा, याद रखें जो आप ए आर जी देख रहे हैं ये आर्गुमेंट के लिए है, और आर्गुमेंट अभी मैंने आपको क्या बताया, थीटा बताया था। तो एक्चुअली आप इसमें कंफ्यूज मत हो, आपको जो बताना है वो इसका एंगल थीटा बताना है, आर्गुमेंट बताना है, राइट। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, वी आर हैविंग ऑप्शन लाइक पाई बाय 4, पाई बाय 3 और मे बी 0, राइट। आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला इसका बता दिया हुआ है। सो लेट्स डू दैट। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। आप देखिए y इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, रियल पार्ट भी 1 है, सो स्ट्रेट अवे आप जानते हैं ये 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री को ही आप कहते हैं पाई बाय 4। तो ऑप्शन में आप देखें अल्फा इसका आंसर बनेगा। सो अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते थे इस फॉर्मूले के साथ। अब हम एक ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, और उस ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन ये होगी स्टूडेंट्स की, अगर आपसे आर्गुमेंट पूछा जाए -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज इक्वल्स टू, व्हाट इज हैपनिंग हियर। फाइंड आउट तो आपने आर्गुमेंट ही करना है। हम ऑप्शंस भी साथ देखते हैं। वी आर हैविंग लाइक 2 पाई बाय 3, बीटा ऑप्शन इज माइनस पाई बाय 3, चार्ली इज पाई बाय 6 एंड डेल्टा इज माइनस पाई बाय 6। सो आप जब इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप फिर से इस फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, और फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो यू विल सी दैट टेंजेंट इनवर्स y इज स्क्वायर रूट 3 एंड x इज -1। दिस इज tan इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 3। आप जानते हैं कि जब tan इनवर्स में नेगेटिव हो तो उसको हम शुरू में ले आते हैं, विच इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3, एंड दैट गोज tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 इज 60 डिग्री, जिसको आप पाई बाय 3 बोलते हैं, तो माइनस भी बाहर लगा हुआ है तो माइनस पाई बाय 3, राइट। और ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं बीटा, दैट इज माइनस पाई बाय 3। अब ये क्रिटिकल क्वेश्चन है।
आपको इसमें सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना ये पड़ेगा कि व्हाट इज द चेंज इन द क्वेश्चन। चेंज इसमें अगर आप देखें तो हो ये रहा है कि अब मैंने इसके रियल पार्ट को नेगेटिव लिया है, इमेजिनरी पार्ट इसका पॉजिटिव है। आप नोट करें जब आप इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y इसका पॉजिटिव है। अब जो आर्गुमेंट आपने फाइंड आउट किया दैट इज -π/3, -π/3 मींस -60 डिग्री। तो नोट करें कि क्या -π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप जानते हैं कि जब आप इसको प्लेन के ऊपर देखते हैं तो प्लेन पर समथिंग लाइक दिस, जब आप -π/3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, -60 की बात करते हैं, तो एंगल जब नेगेटिव में आता है वो क्लॉकवाइज चलता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो -60 तो फिर क्लियरली यहाँ कहीं पर आएगा, इस जगह के ऊपर, मतलब यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पर -90 डिग्री है, यहाँ -180 है, यहाँ -270 है, एंड देन वी आर हैविंग -360, राइट। तो इस वक्त हम -60 की बात कर रहे हैं, -π/3 की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ जब स्टार्ट होगा तो वो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा -60 डिग्री या -π/3। और ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। अब जो आर्गुमेंट आपने फाइंड आउट किया है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जबकि एक्चुअली आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। दिस मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, हम इसमें कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप नोट कर लें कि बीटा अगर आप आंसर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अब आप आए कि ये बात समझ आ गई कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्गुमेंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो उस एतबार से अगर आप देखें तो ये आंसर नहीं बनता, ये इसके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर आप π/6 को देखेंगे ये भी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और -π/6 भी देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये भी इसका आंसर नहीं बनता। तो सेकंड क्वाड्रेंट की सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2π/3 विच मीन्स 120 डिग्री। ये 2π/3 सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो स्ट्रेट अवे यही इसका आंसर बनना चाहिए। तो आंसर तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात यहाँ कंफ्यूज करी वो ये कि जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया उस फॉर्मूले के साथ हमें ये रॉन्ग आंसर फिर प्रोड्यूस क्यों हुआ। तो मैं उसके बारे में अब आपको बताने लगा हूँ कि एक्चुअली फॉर्मूले का इसमें कोई मसला नहीं है, हमने फॉर्मूले को यूज़ गलत किया है। याद रखें जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है अपनी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर भी, पोलर फॉर्म के अंदर, ये फॉर्मूला आपको आर्गुमेंट कैलकुलेट करके देगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जैसे ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे आप क्वाड्रेंट चेंज करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाएंगे, तो ये फार्मूला गलत वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा। आई मीन टू से कि क्वाड्रेंट चेंज होने से फार्मूला चेंज हो जाता है। तो अब हमें करने की ये ज़रूरत है कि अब हम डिफरेंट फार्मूलाएँ पढ़ें, हर क्वाड्रेंट का अपना एक स्पेसिफिक फार्मूला है, उसके साथ हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि वो जो डिफरेंट फार्मूलाएँ हैं वो सारे मैं आपको लिख के देने लगा हूँ, उनको आपने याद भी रखना है और बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट करना है। और आपने हमेशा देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से आप उसका आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके हिसाब से आप उसकी पोलर फॉर्म लिखा करेंगे। सो लेट्स डू दैट। अगर आपके पास किसी केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, क्वाड्रेंट 1 में, तो उसके बारे में बता चुका हूँ कि थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स y/x, जो कि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आपने देखा। लेकिन अगर क्वाड्रेंट नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं, तो उसके लिए याद रखें थीटा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पाई माइनस tan इनवर्स y/x आप यूज करेंगे। लेकिन केयरफुल रहें क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले में मैं x के साथ मॉड लगा देता हूं ताकि आपसे गलती ना हो कि फॉर्मूले में इसको पॉजिटिव ही लेंगे। इसी तरह से अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, सो फॉर क्वाड्रेंट नंबर 3 the formula is -π plus tangent inverse y/x, राइट। और इस केस में आप याद रखें थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं x और y, तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव लिखेंगे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगेन टू बी ऑन सेफ साइड मैं यहाँ मॉड लगा देता हूँ ताकि आप इसको यूँ याद रखें कि आपने इनको नेगेटिव नहीं यूज़ करना। फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आ जाएं और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए the formula is minus tangent inverse y/x, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है तो हम y के साथ मॉड लगा लेते हैं ताकि आप इसमें मिस्टेक ना कर सकें। अब आप देखें ये चारों फार्मूलाएं अगर आप ठीक तरह से इसको यूज करेंगे कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सही फार्मूले के साथ कैलकुलेट करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। सो लेट्स डू इट ओवर हेयर। मुझे इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करना था
ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको एडवाइस कर दिया। अब हम इसको फॉर्मूले के साथ करें। द फॉर्मूला इज पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x, दिस इज y एंड दिस इज x, मॉड लगा हुआ है, x को मैंने पॉजिटिव लेना, राइट। अब आप जानते हैं कि इसके अंदर tan इनवर्स स्क्वायर 360 डिग्री को आप पाई बाय 3 कहते हैं, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस बिकम्स 2 पाई बाय 3। सो नाउ यू आर गेटिंग इट। अब आपका बिल्कुल ठीक आंसर आ गया फॉर्मूले के साथ, जो कि मैंने आपको अल्फा बताया हुआ था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। करना अब आपको ये है कि आप डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर इसको प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में करवाया, फर्स्ट में करवाया, थर्ड में भी करें, फोर्थ में भी करें। थर्ड के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा दें। जब माइनस लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ के लिए आप इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें। तो ये एक क्वेश्चन आप 4 दफ़ा कर सकते हैं, चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर कर सकते हैं, तो उससे आपको आर्गूमेंट निकालने की प्रैक्टिस होगी। तो अब आप क्वेश्चन देखें, हम इसको डिफरेंट क्वाड्रेंट लेके जा रहे हैं। लाइक हम डिस्कस करते हैं द पोलर फॉर्म ऑफ z is equals to like -1 माइनस आयोटा इज। अब आप देखें कि इस केस के अंदर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके गया हूं, और यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला वहां पर देख रहे हैं, और उसके साथ आपने इसको सॉल्व करना होगा। सो लेट्स डू दैट। ऑप्शन हम देख लेते हैं। वी आर हैविंग लाइक सिस -3 पाई बाय 4 और सिस 3 पाई बाय 4, cis pi by 4, and finally we are having none of these. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसका एनालिसिस कर लिया कि x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब आप इसका r फाइंड आउट करते हैं, तो r फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, r किसी भी क्वाड्रेंट में सेम रहता है। यानी आप इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो टू कट इट शॉर्ट हमारे पास यहाँ पर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेसिकली। अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा एक्चुअली। तो थीटा के लिए आप देखें, फॉर्मूला ठीक यूज करें, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, मैं वो यूज कर रहा हूँ। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वी विल हैव माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y भी 1 है, x भी 1 है, ये पाई बाय 4 बनेगा। तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज एक्चुअली, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -3 पाई बाय 4। अब आप पोलर फॉर्म पढ़ चुके हैं r सिस थीटा, तो r इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सिस थीटा इज एक्चुअली -3 पाई बाय 4, राइट। तो ये बनती है इसकी पोलर फॉर्म। अब ऑप्शंस में देख लें, स्क्वायर रूट 2 किसी में भी नहीं लिखा हुआ, तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो इससे हमने ये प्रैक्टिस की है कि अब हम इसको सही क्वाड्रेंट के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस वाज पोलर फॉर्म, उसका आर्गूमेंट, और उसके अंदर आपने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स देख ली हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि जो आर्गूमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको शुरू में मैंने यहाँ आर्गूमेंट कहा था, अब आप इसका पूरा नाम नोट कर लें। दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गूमेंट। स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, द कंप्लीट नेम इज प्रिंसिपल, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर की तरफ, विच इज डी मॉवियर्स थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। और डी मॉवियर्स थ्योरम के अंदर आप देखें, इट्स अ वेरी सिंपल वन। डी मॉवियर मैथमेटिशियन का नाम है, और इस मैथमेटिशियन के नेम के ऊपर हम इसको डी मॉवियर्स थ्योरम पढ़ते हैं, राइट। अब ये थ्योरम है क्या? आप पावर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आप इसकी कोई पावर n कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब अगर ये n स्क्वायर है या क्यूब है, तो फिर तो आप फॉर्मूला ओपन कर लेंगे स्क्वायर क्यूब का। लेकिन आप देखेंगे यहाँ इसकी जो पावर है वो बड़ी है, 10 है, 7 है, 6 है, 20 है, समथिंग लाइक दिस। तो फिर इसको कैलकुलेट करना खासा मुश्किल काम है। तो डी मॉवियर्स ने हमें इसका एक आसान तरीका बताया, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि डी मॉवियर्स थ्योरम लगाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले उसको पोलर फॉर्म में होना चाहिए। जब तक आप उसकी पोलर फॉर्म नहीं बनाएंगे, तब तक आप उस पर डी मॉवियर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखें, पहले पोलर फॉर्म बनेगी, जो कि आप पढ़ चुके हैं। तो पोलर फॉर्म के मुताबिक इसको जो भी आपने पढ़ा है, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई की पोलर फॉर्म आर कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये मैंने पोलर फॉर्म बना दी। लेकिन चूंकि इसके ऊपर पावर n थी, तो अब यहाँ भी पावर n आ जाएगी और यहाँ भी पावर n आ जाएगी। तो सो फार हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ उसकी पोलर फॉर्म लिखी। अब हम डी मॉवियर्स अप्लाई करने जा रहे हैं।
तो De Moivre ने जो सबसे आसान तरीका शॉर्टकट बताया है इसको कैलकुलेट करने के लिए पावर को, उसने कहा कि इस पावर को आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया करो तो आंसर आ जाएगा। पावर को आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसको लिख रहे हैं कि फाइनली वी आर हैविंग r raised to power n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा एंड दैट्स इट। और याद रखें इसमें n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म देख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज व्हाट वी से De Moivre's थ्योरम। तो इतना ही काम आपने करना है De Moivre में कि अगर आपको कोई बड़ी पावर्स आ जाए तो उन बड़ी पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम De Moivre's को यूज़ करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअली किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर किसी केस के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा रेज टू पावर 5 इज, अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 5 के ऊपर आप कोई फॉर्मूला ओपन नहीं कर सकते, तो 5 के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर De Moivre's अप्लाई कर देंगे। सो कैसे अप्लाई करेंगे, हम ऑप्शंस लिख लेते हैं इसके अंदर। वी आर हैविंग लाइक 32 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 16 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, minus 16 1 plus square root 3 iota, or we say that is none of these, right? So first of all power 5 की वजह से आप De Moivre's पे जाते हैं। De Moivre's के लिए आप क्या करेंगे, इसकी पोलर फॉर्म बनाएंगे। अभी तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप पोलर फॉर्म इसकी स्ट्रेट अवे लिख सकें। स्ट्रेट अवे लिखने के लिए आपके माइंड में आ जाएगा कि r यहाँ 2 है और थीटा फाइंड आउट tan इनवर्स y ओवर x, तो y ओवर x करेंगे दैट बिकम्स एक्चुअली 60 डिग्री, राइट। अब जब आप इसकी पोलर फॉर्म लिखेंगे तो बनेगी 2 ब्रैकेट cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। और याद रखें इस पूरे के ऊपर पावर जो है 5 है, तो हम यहाँ भी 5 कर लेते हैं और यहाँ भी 5 कर लेते हैं। अब 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32। नो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे आप De Moivre's अप्लाई करेंगे। तो De Moivre's के मुताबिक आपने क्या करना है, जो पावर 5 है उसको आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, आई मीन 60 से मल्टीप्लाई करना है। सो अब आप इसको 5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल गेट 300 डिग्रीज एंड यहाँ पर भी आपको मिलेगा 300 डिग्रीज, राइट। अब cos 300 को किस तरह सॉल्व करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं, पूरा फर्स्ट ईयर कोर्स आपने पढ़ा हुआ, एलाइड एंगल आपको याद होंगे, तो 300 को हम एलाइड एंगल के साथ करने जा रहे हैं। आप रिकॉल करें, हम इसको 270 प्लस 30 करेंगे, तो cos 270 प्लस 30, अब 270 की वजह से cos कन्वर्ट होगा साइन में और साइन 30 हो जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है 300 के लिए, तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन 30 बनेगा। अब साइन 30 की जो वैल्यू है ये 32 तो वैसे ही आ जाएगी, और साइन 30 की वैल्यू आपको याद है दैट इज एक्चुअली 1/2। इसी तरीके से आपने साइन 300 सॉल्व करना है, और 300 के लिए अगेन आप क्या करेंगे, एलाइड एंगल 270 प्लस 30। अब साइन 270 प्लस 30 क्या बनेगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, cos 30 होगा, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होते हैं, तो माइनस कॉस ऑफ 30 बनेगा। अब माइनस कॉस ऑफ 30 करेंगे तो आप जानते हैं cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो हम इसकी जगह पर स्क्वायर रूट 3/2 लिखेंगे और वो माइनस भी साथ आ जाएगा। तो ओवरऑल आप देखें, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये 2 एलसीएम करके इसे कैंसिल करेंगे, 16 बनेगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और फिर इसके बाद आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको पहले पोलर फॉर्म बनाएं, पोलर पे De Moivre अप्लाई करें, और De Moivre के साथ आप उसको इस तरीके से इसकी ये फॉर्म बना सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर आप आएंगे तो ये बनेगा डेल्टा इसका आंसर, नन ऑफ दिस, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इसके साथ मैच नहीं कर रही हैं। सो दिस वाज De Moivre's थ्योरम एक्चुअली।